हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, आज की हम वीडियो में डिस्कस करेंगे आपका इंग्लिश सब्जेक्ट। और फ्रेंड्स, मात्र कुछ दिन बचे हैं आपके एग्जाम में। तो फ्रेंड्स, अभी आप सभी जितना प्रैक्टिस सेट, जितना मॉडल पेपर करेंगे, उतना ही आप सभी के लिए बेनिफिट्स होगा। चलिए फ्रेंड्स, सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप इस वीडियो को, इस लाइव सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए जिस भी ग्रुप में है, ताकि और भी प्रशिक्षुओं को हेल्प मिल सके। ठीक है, और ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड क्वेश्चंस बनाए गए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। और ये मॉडल पेपर 2 है। हमने फर्स्ट पेपर जो है डिस्कस कर लिया है। और देखिए, कोशिश की जा रही है कि जितने भी आपके इंग्लिश में, जैसे कि जो भी अप्रोचेस के क्वेश्चंस हैं ना, आपको अलग से एक वीडियो में सेपरेट तरीके से प्रोवाइड कर दी जाए। जो टेंसेस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, वो भी आप सभी को अलग प्रोवाइड की जाए। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और फर्स्ट प्रश्न अभी आपके स्क्रीन पर है। और ये आपका मल्टीपल क्वेश्चन है, बहुविकल्पीय। देख सकते हैं, ही हैज ए ग्रेट अफेक्शन डॉट 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 मी। फ्रेंड्स, ये आपके प्रीवियस ईयर 2 बार ये क्वेश्चन पूछा जा हो सकता है कि फिर से। और आप सभी को पता होना चाहिए कि जो आपका डीएलएड का एग्जाम है ना, इसमें क्वेश्चन जो होते हैं वो बहुत रिपीटेड होते हैं। यानी कि सेम क्वेश्चंस आप सभी को उठाकर दे दिया जाता है। तो अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर और प्रैक्टिस सेट करे होंगे, तो आप सिंपली जो प्रश्न है उन्हें सॉल्व कर सकते हैं। तो ही हैज ग्रेट अफेक्शन डॉट 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 में, अफेक्शन मतलब होता है लगाव। ठीक है, तो टू, फ्रॉम, फॉर, विद, कौन सा इसमें सुटेबल है जो कि हम इसमें फिलअप कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ही हैज ए ग्रेट अफेक्शन फॉर मी, उन्हें हमसे बड़ा लगाव है। ठीक है, इसका जो हिंदी अनुवाद है तो आप यहीं से बना सकते हैं, ही हैज ए ग्रेट अफेक्शन, उन्हें हम जो है उन्हें लगाव है। मी, ठीक है, मी है मतलब मेरे लिए। तो फोर, अफेक्शन के बाद आप सभी हमेशा याद रखें, अफेक्शन जो होता है इसके आगे फोर ही यूज होता है, कहीं भी आप देख लीजिएगा। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, याद रखें। ठीक है, अफेक्शन के बाद जो है आप सभी का फो ही आएगा। ही हैज ए ग्रेट अफेक्शन फॉर मी, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट फ्रेंड्स, अभी आपके स्क्रीन पर है प्रश्न नंबर 2। और देख सकते हैं, हो सकता है कि ये आपके अति लघु उत्तरीय में पूछ लिया जाए। डायरेक्ट मेथड इज आल्सो नो एज, डायरेक्ट मेथड को जो है हम और किस नामों से जान सकते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, नेचुरल मेथड, या फिर डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड। आपको क्या, अब देखिए, आपके जब लघु उत्तरीय प्रश्न में यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ देगा कि आप डायरेक्ट मेथड को डिफाइन करें, या फिर डायरेक्ट मेथड किसके रिएक्शन पे आया। तो हमने आप सभी को हर वीडियो में कहा है, डायरेक्ट मेथड जो है किसका रिएक्शन है, तो जीटीएम मेथड, यानी कि आपका ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के रिएक्ट पे ही जो है डायरेक्ट मेथड आया। ठीक है, अगर डिफाइन करने के लिए बोल दे तो आप सिंपली कह सकते हैं कि जो आपका डायरेक्ट मेथड है, इसमें मदर टंग का कोई भी यूज नहीं होता है, नो यूजेज मदर टंग, और न ही ट्रांसलेशन का यूज होता है। ऐसे आप पॉइंट कर करके लिख सकते हैं, इसमें मदर टंग का ना यूज होता है, ना ट्रांसलेशन पर फोकस करा जाता है। जो बात होती है वो इंग्लिश टू इंग्लिश होती है, और ये एक टारगेट लैंग्वेज है। बस इतना ही लिखना है, और आगे आपको कुछ नहीं लिखना है। ठीक है, तो हम इसे और किस नामों से जान सकते हैं, तो नेचुरल मेथड या फिर ओरल मेथड भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये अदर्स जो नेम है हमने डिस्कस करा है फ्रेंड्स। और इसलिए जैसे ये लाइव सेशन समाप्त होगा तो वो आप सभी को वीडियो प्रोवाइड कर दी जाएगी, जिसमें सारे अप्रोचेज जो है हम एक ही वीडियो में आप सभी को प्रोवाइड किए हैं। तो एक बारी देख कर जाइएगा, क्योंकि अप्रोचेस से रिलेटेड आप सभी के प्रश्न बनेंगे, बहुविकल्पीय, अति लघु उत्तरीय और लघु उत्तरीय तीनों फॉर्मेट में। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नेचुरल मेथड। ठीक है, नेक्स्ट आपका प्रश्न है, देख सकते हैं फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर 3। और बहुत ही ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्न क्या पूछ रहा है, विच प्राइमरी स्किल्स आर टू बी डेवलप्ड ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, यानी कि विच प्राइमरी स्किल्स आर टू बी डेवलप्ड थ्रू, किसके थ्रू, तो जीटीएम मेथड, यानी कि ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के द्वारा प्राइमरी स्किल्स
जो है आप सभी को बताना है, यानी कि जो भी बच्चे आपके प्राइमरी लेवल आप सभी को पढ़ाना है, आप सभी को भावी अध्यापक बनना है, तो उनके अंदर कौन सी स्किल्स होनी चाहिए अकॉर्डिंग, तो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। अब देखिए फिर से अप्रोचेस, अगर आप जानते होंगे कि हमारा ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड क्या है, तो सिंपली आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? तो हमने क्या जाना था, जो हमारा ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है वो मदर टंग पर फोकस करता है, ठीक है। और जो आपका चलता है, जो आपका डिडक्टिवली होता है, यानी कि रूल बाय एग्जाम्पल चलता है। पहले रूल बताया जाता है, देन आपको यानी कि टेक्स्ट बुक का ज़्यादा प्रयोग किया जाता है, रीडिंग एंड राइटिंग पर ज़्यादा फोकस किया जाता है ना। ये सब हमने पढ़ा था ना। और देखिए कहीं आपको ऑप्शन में दिख रहा है, और इसमें जो भी खामियां होती हैं बच्चों द्वारा, तो टीचर्स जो है करेक्ट करते हैं, और इसमें जो स्टूडेंट होते हैं वो एक्टिव नहीं होते हैं जीटीएम मेथड में। बस इतना पॉइंट आप सभी याद रख लीजिए, ठीक है। और आगे आपको कुछ नहीं याद रखना है। तो इसमें जब हमने अभी कहा कि इसमें रीडिंग एंड राइटिंग पर फोकस किया जाता है, ट्रांसलेशन टू ट्रांसलेशन बात की जाती है, मदर टंग अगर ये सेब है तो इसे कहा जाएगा कि हम इसे इसमें एप्पल कहते हैं। अगर ये एप्पल है तो हम इसे बच्चों को बताएंगे कि हम अपने मातृभाषा में इसे सेब कहते हैं। तो ऐसे भाषा का प्रयोग किया जाता है, यानी कि जो हिंदी में होगा हम उसे इंग्लिश में बताएंगे, जो इंग्लिश में होगा उसे हम हिंदी में बताएंगे, फॉरेन लैंग्वेज को जो है इजीली जानने के लिए, ठीक है। तो रीडिंग एंड राइटिंग जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, रीडिंग एंड राइटिंग पर फोकस किया जाता है। और यहाँ जीटीएम मेथड के थ्रू पूछा गया है इसीलिए फ्रेंड्स, ठीक है। अगर किसी और के माध्यम से, अगर डायरेक्ट मेथड के माध्यम से पूछ दिया जाता तो लिसनिंग एंड स्पीकिंग। तो फ्रेंड्स कुछ कुछ पॉइंट की वजह से जो है आपके ऑप्शन चेंज हो जाते हैं, तो इन बातों को जरूर ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, देख सकते हैं, विच इज ए रिस्पेक्टिव स्किल्स। रिस्पेक्टिव स्किल्स के बारे में पूछा जा रहा है, लिसनिंग, स्पीकिंग, राइटिंग या फिर ऑल। तो फ्रेंड्स आप सभी को सिंपली पता होना चाहिए, जो आपका रिस्पेक्टिव स्किल्स है वो लिसनिंग भी है, स्पीकिंग भी है, राइटिंग भी है और ऑल भी है, यानी कि ये सभी, ठीक है। और देखिए आप राइटिंग पर बिल्कुल मत जाइएगा, क्योंकि नोट्स आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा नोट्स बनाना है, ठीक है। और इस पर तैयारी चल रही है, और आप सभी बस अच्छे से तैयारी करिए, कुछ दिन और बचे हैं। आई होप कि आप सभी का पेपर अच्छा होगा। और कल आपने जैसे देखा होगा कि जो भी थर्ड सेमेस्टर के प्रशिक्षुओं का पेपर था, मैथ या फिर इंग्लिश, तो उनका पेपर बहुत ही अच्छा गया है ना। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर डायरेक्ट स्पीच। तो देखिए डायरेक्ट स्पीच में कौन कौन से जो वर्ड्स हैं उन्हें फॉलो किया जाता है, तो दिस, नाउ, ऑल ऑफ द एबव, यानी कि ये सभी, ठीक है। डायरेक्ट स्पीच में जो है इन सारे वर्ड्स का प्रयोग किया जाता है। साथ ही फ्रेंड्स अगर यहाँ इनडायरेक्ट स्पीच हो जाता तो डैट, दोज, डैट, दे, ठीक है, ये सारे जो वर्ड्स हैं वो इनडायरेक्ट में प्रयोग आते हैं। तो ये आप सभी जरूर मेंशन कर लीजिए अपने माइंड में, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न फ्रेंड्स देखते हैं, प्रश्न नंबर 6 पूछा जाए आपसे, काइंड्स ऑफ सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन आर। और ये आपका कंजक्शन का टाइप है, सबऑर्डिनेटिंग, कोऑर्डिनेटिंग, ठीक है। तो पूछा जा रहा है कि सबऑर्डिनेटिंग का कितने प्रकार हैं, कितने टाइप्स हैं, यानी कि काइंड्स ऑफ। तो फ्रेंड्स देखिए काइंड्स ऑफ सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन आर, आपका टाइम भी होता है, पर्पज भी होता है, कंडीशन भी होता है, यानी कि ऑल ऑफ द एबव, ठीक है, ऑल ऑफ देम। तो ये जो है इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, टाइम, पर्पज, कंडीशन, ठीक है। ये हमारे सब क्या होते हैं, सब ऑर्डिनेट कंजक्शन होते हैं। नेक्स्ट आपका प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। फ्रेंड्स अगर आपको सेशन पसंद आ रहा हो तो आप लाइक कर सकते हैं एक बारी। क्या हो गया, तो फ्रेंड्स कुछ स्क्रीन से हट गया था ना, तो हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था अभी। अब नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि हाउ मेनी टाइप ऑफ लेटर आर देयर, यानी कि लेटर्स के कितने टाइप्स होते हैं। और बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स ये प्रश्न है आप सभी के लिए, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लेटर और देयर, 2 टाइप्स, 3 टाइप्स, 1 टाइप्स एंड 5 टाइप्स, कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स देखिए आप सिंपली कह सकते हैं फॉर्मल, इनफॉर्मल, औपचारिक, अनौपचारिक, यानी कि हमें सिंपली पता है कि जो लेटर होता है वो हमारे 2 टाइप्स के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2 टाइप्स।
लेटर हमारे दो प्रकार के हो सकते हैं, ठीक है, होते हैं। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, देख सकते हैं फ्रेंड्स, और ऐसे प्रश्न आपके बहुविकल्पीय अति लघु उत्तरीय प्रश्न में भी पूछे जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, ही इज नॉट एलिजिबल डॉट 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 द पोस्ट ऑन फॉर एट एन। और फ्रेंड्स आप सभी को हम यहाँ सिंपली बता देना चाहते हैं कि जब भी कोई फिलअप करने वाला आप सभी के सामने सेंटेंस आए तो ज़्यादा तो है प्रीपोजिशन ही होता है। तो एक काम करिएगा, प्रीपोजिशन का जो टॉपिक है आप उसे अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा कि कहाँ और कैसे यूज किया जाता है, समझ लेना। बाकी हम कोशिश कर रहे हैं कि आप सभी को सारे अप्रोचेस, ठीक है, सारे टेंसेस जो भी इम्पोर्टेंट है, सारा आपका कंपाउंड कॉम्प्लेक्स जितने भी सेंटेंस हैं, लेसन आपका जो है गुड लेसन प्लान के बारे में सब कुछ आप सभी को सेपरेट एक तरीके से वीडियो में प्रोवाइड कर दी जाए। लेकिन उसके लिए आप सभी को सपोर्ट करना पड़ेगा। आप सभी अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए और जो भी आपके दोस्त फ्रेंड्स हैं उनको ज़रूर शेयर कर दीजिए। तो ही इज नॉट एलिजिबल, आप सिंपली कह सकते हैं ही इज नॉट एलिजिबल, यह एलिजिबल नहीं है द पोस्ट, ठीक है, इस पोस्ट के लिए, इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है। तो क्या होगा, ही इज नॉट एलिजिबल फॉर द पोस्ट। और फ्रेंड्स आप सभी को पता होना चाहिए एलिजिबल के साथ कभी भी फॉर का यूज होता है। कहीं भी एलिजिबल किसी भी सेंटेंस में आ जाए तो हमने क्या जाना था पहले, ऑब्जेक्शन कहीं भी वर्ड में आ जाए तो वहाँ फॉर का यूज होता है। और एलिजिबल भी अगर कहीं भी आप सभी के वर्ड में आ जाए, सेंटेंस में आ जाए तो उसके आगे हम फॉर का यूज करेंगे। तो ही इज नॉट एलिजिबल फॉर द पोस्ट, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आप देख सकते हैं वेरी शॉर्ट प्रश्न, यानी कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न। चेंज द फॉलोइंग इनटू प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। एक सेंटेंस दे दिया गया है और बोला गया है कि आप सभी को इसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में चेंज करना है। तो ही लर्न्स हिज लेसन। तो आप सभी को सिंपली पता है कि आप सभी को क्या दिया गया है, पास्ट इंडेफिनिट दिया, प्रेजेंट इंडेफिनिट दिया गया है और बोला गया है कि आप इसे पास्ट कंटिन्यूअस प्रेजेंट कंटिन्यूअस में मतलब चेंज करना है। यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट को प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आप सभी को चेंज करने के लिए बोला गया है। तो ही लर्न्स हिज लेसन, ठीक है, इसमें एस जुड़ा है तो हमें सिंपली पता चल गया हिज लेसन, यानी कि ही लर्न्स हिज लेसन। तो देखिए वह अपना पाठ याद किया, हिज लेसन का जो है होता है अपना पाठ होता है, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स इसे हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कैसे जोड़ेंगे। सबसे पहले तो आप सभी को प्रेजेंट इंडेफिनिट का इज एमआर, ठीक है, आप सभी को पता होनी चाहिए। अब जो आपका वर्ब होता है फर्स्ट फॉर्म का होता है और उसमें आईएनजी जुड़ जाता है। तो हम कैसे करेंगे, ही इज, ठीक है, ही इज लर्न, लर्न का आईएनजी जोड़ेंगे तो लर्निंग हिज लेसन, यानी कि अपना पाठ, वह अपना पाठ याद कर रहा है, ऐसे लेसन हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें या फिर आप मेमोराइजिंग भी कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, लर्निंग भी कह सकते हैं या फिर मेमोराइजिंग भी कह सकते हैं, हिज लेसन यानी कि अपना पाठ। तो हम ऐसे चेंज कर सकते हैं और एक प्रश्न आप सभी का इससे रिलेटेड आएगा चेंज को लेकर, ठीक है। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, उसके बाद से आपका प्रश्न होगा चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस। आप सभी को एक सेंटेंस दे दिया गया होगा और बोलेगा कि आप सभी को उसे पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो सेंटेंस देख सकते हैं, आई एम राइटिंग ए लेटर, आई एम राइटिंग ए लेटर। तो ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया और ये आपका सब्जेक्ट हो गया। तो हमने जाना है जब भी हम पैसिव वॉइस चेंज करते हैं तो ये हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो पहले आ जाता है और जो हमारा सब्जेक्ट है वो अंत में चल जाता है, और आई जब अंत में जाता है तो वहाँ मी में चेंज हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ ये इम्पोर्टेंस आप सभी को याद रखना है। अब हम इसे कैसे, आई के साथ कभी भी एम आता है ये आप सभी को सिंपली पता है। तो अब इसे हम पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करें, और देखिए इसमें आई एन जी जुड़ा है और जब हम इसे चेंज करेंगे तो ये हमारा थर्ड फॉर्म जुड़ेगा रिटन। तो इसे देख सकते हैं ये हमारा ऑब्जेक्ट इधर आएगा तो ए लेटर इज बिंग का प्रयोग होता है, ठीक है। आप सभी को सिंपली पता है पैसिव वॉइस अगर आप पढ़े होंगे तो इज बिंग रिटन बाय मी, आई इधर आया तो मी हो गया और बाई मतलब के द्वारा, ठीक है। तो ए लेटर इज बिंग रिटन बाय मी, मेरे द्वारा जो है लेटर लिखा, ठीक है।
लिखा गया। तो ऐसे आप सिंपली बना सकते हैं इसे, क्योंकि पैसिव वॉइस मतलब के द्वारा, जो भी जितने भी सेंटेंस होते हैं उसके द्वारा, मेरे द्वारा, ठीक है, बाय का यूज किया जाता है और जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है इसमें यूज करे जाते हैं। नेक्स्ट आप देख सकते हैं, हमने बहुत सारे इसमें आप सभी के प्रश्न ले लिए हैं, क्योंकि ये हर टाइप से आप सभी के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, देख सकते हैं सेंटेंस दे दिया होगा, ही इज डॉट डॉट होगा इन या फिर इनटू, इस दोनों में से कौन सा फिलअप, कौन सा सूटेबल है, आप सभी को यहाँ फिलअप करना है। तो फ्रेंड्स सिंपली कह सकते हैं ही इज इनटू, कभी आपने सुना है इनटू द हाउस, आपने इतना ट्रांसलेशन बना लिया है नहीं ना? तो फ्रेंड्स आप थोड़ा अपने से ही कॉमन सेंस लगाकर जो है ही इज इन द हाउस, ठीक है, तो आप सिंपली यहाँ किसका प्रयोग होगा, तो इनका प्रयोग होगा, ठीक है, ही इज इन द हाउस। उसके बाद से नेक्स्ट आप देख सकते हैं, एक नेक्स्ट आपका प्रश्न है, दे लिव डॉट 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 मुंबई। अब यहाँ इन आएगा कि एट आएगा, कौन सा सूटेबल हो सकता है, दे लिव, ठीक है, वे रहते हैं इन मुंबई, मुंबई में, ठीक है, एट कभी नहीं आएगा क्योंकि रहने की बात बोली जा रही है, और जब भी रहने की बात बोली जा रही है, इन द हाउस ये भी रहने वाली बात है, इन द मुंबई, ठीक है, वे रहते हैं कहाँ, तो मुंबई में, मुंबई में, तो यहाँ इन हो जाएगा, ठीक है, तो इन दोनों जगह पर हम फिलअप करेंगे। अब नेक्स्ट एक प्रश्न पूछ दिया जाएगा, स्टैंड ऑन द बेंच। फ्रेंड्स इसमें पूछ दिया जाएगा कि प्रीपोजिशन कौन सा है, या फिर ऐसे पूछ देगा स्टैंड डॉट 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 द बेंच, तो पूछ दिया जाएगा यहाँ इन आएगा या फिर ऑन आएगा। तो फ्रेंड्स आप सभी को सिंपली पता है ये सारे प्रीपोजिशन, और पूछ दिया जाएगा अगर स्टैंड ऑन द बेंच, इसमें प्रीपोजिशन कौन सा है, तो ऑन है, ठीक है, ऑन जो है आपका प्रीपोजिशन है। अगर फिलअप की बात की जाए तो स्टैंड डॉट 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 द बेंच, तो स्टैंड ऑन द बेंच, ठीक है, तो आप सभी को ऐसे फिलअप करना है। अब नेक्स्ट एक फिलअप करने वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डैट 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 राम, तो आप सभी को दे देगा अबाउट या फिर बियॉन्ड, तो कौन सा इसमें करेक्ट हो जाएगा, तो टेल मी अबाउट राम, यानी कि राम के बारे में कुछ बोलो या फिर बताओ, ठीक है, तो यहाँ अबाउट हो जाएगा, टेल मी अबाउट राम, ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट जो है और इससे रिलेटेड ही आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। फ्रेंड्स उसके बाद से एक अति लघु उत्तर में फिर से बारी प्रश्न आप सभी को पूछा जाएगा, इफ़ यू हैड वर्कड हार्ड यू डॉट 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 पास्ड, तो यहाँ आप सभी को फिलअप करना होगा कि क्या यहाँ भरा जाएगा। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, इफ़ यू हैड वर्कड हार्ड, अगर तुम कड़ी मेहनत करते, थोड़ी और मेहनत करते, तो यू जो है मतलब यू पास्ड। तो फ्रेंड्स हमने पहले की वीडियो में जब हमने पहले मॉडल डिस्कस करे तो हमने कहा था कि कभी भी अगर सेंटेंसेस में संभावनाएं जताई जा रही हो तो वहाँ हम वुड का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ क्या कहा जा रहा है, इफ़ यू हैड वर्कड हार्ड, अगर तुम और मेहनत करते तो यू वुड हैव पास्ड, तो तुम पास हो जाते, है ना। अब पता नहीं मेहनत करेगा कि नहीं करेगा, पास होगा कि नहीं होगा, इसमें एक संभावनाएं जताई जा रही हैं कि अगर तुम मेहनत करते तो पास हो जाते। तो कहीं भी अगर ऐसा वर्ड आए तो वुड या फिर वुड हैव का प्रयोग किया जाता है। अब आपके ऑप्शन के अकॉर्डिंग या फिर हो सकता है फ्रेंड्स, बहुत देखिए ये जो आपका प्रश्न पूछेगा ना, इसमें कोई भी आप सभी को ऑप्शन नहीं दिया होगा, खुद आपको ये सेंटेंस कंप्लीट करना होगा, ठीक है। तो अगर संभावनाएं वाले सेंटेंस आप सभी को दिखे तो वुड का प्रयोग किया जाता है, विल को जो है जब संभावनाएं प्रयोग होती है तो वुड हो जाता है विल का ही, ठीक है। तो ये आप सभी को बातें याद रखनी है। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, विच फॉर्म ऑफ वर्ब यूज इन पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पूछा जा रहा है कि पास्ट इंडेफिनिट में कौन सा वर्ब का मतलब जो आपका वर्ब होता है कौन सा फॉर्म प्रयोग किया जाता है, फर्स्ट, सेकेंड या फिर यानी कि अगर मान लीजिए गो, वेंट और गॉन, तो ये आपके थर्ड मतलब तीनों फॉर्म हो गए, गो, वेंट, गॉन, ये आपका फर्स्ट, ये आपका सेकेंड फॉर्म और ये थर्ड फॉर्म। तो यही पूछ रहा है कि पास्ट इंडेफिनिट में कौन सा फॉर्म का यूज किया जाता है। तो फ्रेंड्स हमने जाना था जब हमने टेंसेस के बारे में पढ़ा था तो हमने क्या जाना था, जो एक पास्ट इंडेफिनिट है ये आपका बिल्कुल डिफरेंट है,
डिफरेंट कैसे? तो प्रेजेंट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होता है, ठीक है। और ये जो आपका पास्ट इंडेफिनिट है, इसमें वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज होता है, एक यही मात्र। और जो सेकेंड फॉर्म का यूजेस है, जो भी हमारे वर्ड्स हैं, सेंटेंसेस हैं, तो वो सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट में ही होते हैं, यानी कि सेकेंड फॉर्म का। तो सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब इज यूज इन पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो यहाँ से भी आप याद रख सकते हैं कि हम जो हमारा सेकेंड वर्ब होता है वो सिर्फ ओनली टू ओनली हम पास्ट इंडेफिनिट ही यूज करते हैं, ठीक है। बाकी हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट दोनों में ही हम फर्स्ट मतलब जो है फर्स्ट फॉर्म का वर्ब यूज करते हैं, लेकिन पास्ट इंडेफिनिट पे हम सेकेंड फॉर्म का वर्ब यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, और इन अच्छे से जाना था, अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखा है तो फ्रेंड्स आप जाइए वीडियो देखिए पहले। देखिए नेक्स्ट आपका प्रश्न है व्हाट इज कोलरेटिव कंजक्शन, और ये आपका तीसरा प्रकार है कंजक्शन के। पहला तो कोऑर्डिनेट, सेकंड आपका सबऑर्डिनेट और थर्ड आपका कोलरेटिव, ठीक है। तो ये तीनों जो है आपके सिलेबस में है, इसीलिए पूछा जा रहा है फ्रेंड्स, ठीक है। और एडवर्बियल भी पूछा जाता है, एडवर्बियल से रिलेटेड भी प्रश्न, यानी कि आप 4 प्रकार याद रखें कंजक्शन के, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो यहाँ आपके कोरिलेटिव कंजक्शन के बारे में पूछा जा रहा है कि ये क्या है। तो फ्रेंड्स आपने बहुत सारे वर्ड सुने होंगे जो भी पेयर्स बनाते हैं, ठीक है। ऑलवेज जो यूज होता है वो टुगेदर, यानी कि एक दूसरे के लिए होता है, जैसे कि बोथ, एंड, नॉट ओनली, बट आल्सो, आइदर, नॉर, और, ठीक है। तो ये सारे जो सेंटेंसेस है वो क्या है, तो आपके कोरिलेटिव कंजक्शन है, यानी कि एक पेयर्स बनाता है, ठीक है। और जो इसका ऑलवेज यूज है वो टुगेदर, यानी कि एक दूसरे के लिए होता है, ठीक है। तो ये आप सिंपली कोरिलेटिव, और ये आपके लघु उत्तरीय प्रश्न में भी पूछेगा, और ये आपके डेडिकेटेड लघु उत्तरीय प्रश्न ही है। तो फ्रेंड्स इन बातों को आप याद रखिए, कोरिलेटिव कंजक्शन, बट आल्सो, नॉट ओनली, ये सब आप सभी याद रखिए। नेक्स्ट आपका प्रश्न है फ्रेंड्स, अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा हो तो एक बार लाइक कर दीजिए, ठीक है, ताकि इससे तो आप सेशन को एक बार लाइक कर सकते हैं, ताकि जो भी हमारे अभी मेंबर्स हैं लाइव सेशन में, ठीक है, उनको भी मोटिवेशन मिले कि हमारा काम अच्छा लग रहा हो आप सभी को। तो नेक्स्ट फ्रेंड्स आप सभी से इम्पोर्टेंट एक लेटर पूछा जाएगा, और लेटर में आप सभी को क्या क्या याद रखनी होंगी, ताकि आप सूटेबल तरीके से लेटर लिखेंगे और पूरे के पूरे नंबर आप सभी को प्रोवाइड किए जाएंगे। देख सकते हैं, राइट ए लेटर टू यू फ्रेंड रिक्वेस्टिंग हिम या फिर हर, लड़के या फिर बॉय, फीमेल और मेल के लिए, ठीक है, हिम हर का प्रयोग करते हैं। टू अटेंड यू बर्थडे, यानी कि बर्थडे के लिए अपने फ्रेंड को आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं, इसके लिए आप सभी को एक लेटर लिखना है। लेटर लिखने के लिए पहले आप सभी को कुछ बातें याद रखनी होंगी, जो कि इम्पोर्टेंट है और आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है। अगर आप इस वे से लिखते हैं तभी आपको पूरे मार्क्स प्रोवाइड किए जाएंगे। सबसे पहले तो आपको लेटर्स पॉइंट टू पॉइंट आप सभी को सिंपली पता होगा। तो सबसे पहले आपको जो लेटर होना चाहिए, वो लैंग्वेज जो उसकी होनी चाहिए वो सिंपल होनी चाहिए। साथ ही लेटर जो है शॉर्ट होनी चाहिए एंड मीनिंगफुल होनी चाहिए। और थर्ड पॉइंट कहा गया है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग कि 1 पैराग्राफ हैविंग सिंगल थिंग, ठीक है। उन्होंने कहा है कि एक पैराग्राफ में आप सिंगल अपनी एक ही बात रखिए, अपनी एक ही थिंग रखिए, ठीक है। ये 3 बातें। अब देखिए पार्ट्स ऑफ लेटर के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, जो कि बहुविकल्पीय में भी अगर पूछता है कि पार्ट्स ऑफ लेटर्स कौन कौन से हैं, तो याद रख लीजिएगा। एड्रेस इंपॉर्टेंट हो जाता है, सोल्यूशन, बिगिनिंग, बॉडी, एंड और सब्सक्रिप्शन, ये जो है पार्ट्स ऑफ लेटर है, ठीक है। और अगर हम इन सबको जान गए और ये हमारा 3 कंडीशन इसके थ्रू अगर हम लिखेंगे तो हमारा लेटर जो है बहुत ही अच्छे से मेंशन। अब देखिए लेटर लिखने के लिए बस हमें फॉर्मेट आना चाहिए और कुछ स्टेप बाय स्टेप यानी पॉइंट टू पॉइंट वर्ड्स, क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्रशिक्षु होंगे जिनको हिंदी में तो पता होता है कि हाँ ऐसे होगा, लेकिन इंग्लिश में ट्रांसलेशन नहीं कर पाते हैं कि क्या लिखेंगे, ठीक है, क्या यूज करेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए इसके लिए अगर आप 2-3 एप्लीकेशन लिख लेंगे ना, ठीक है, इसके लिए प्रैक्टिस ज़रूरी है। अगर आपको नहीं आता है तो 2-3 अगर आप एप्लीकेशन या फिर लेटर लिख लेते हैं या फिर ऐसे लिख लेते हैं, तो फ्रेंड्स सिंपली आप कहीं भी ऐसे आए या फिर आपका लेटर आए आप लिख सकते हैं, अगर फॉर्मेट पता हो तो। फॉर्मेट के बारे में अगर बात कर रहे हैं तो आप देखिए,
सबसे पहले आप सभी को यहाँ इम्पोर्टेंट एक निर्देश दे दिया जाए, एग्जाम में कभी भी आपको अपना नाम और एड्रेस नहीं लिखना है, ठीक है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि मेंशन करा होता है। अब देखिए, सबसे पहले आप सभी को क्या करना है, इधर आपका जो एड्रेस है, मतलब जहाँ भी आप सभी भेज रहे हो, ठीक है, वो, उसके बाद से जिसको भी आप भेज रहे हैं उसका नाम, उसके बाद से आप देख सकते हैं आई एम ग्लैड टू इन्फॉर्म यू डैट माई बर्थडे, यानी कि मुझे खुशी हो रही है आपको इन्फॉर्म करते हुए कि मेरा बर्थडे है, ठीक है। कब है, तो 12, जो भी डेट है आप लिख सकते हैं। आई रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ योर कंपनी ऑन माई बर्थडे पार्टी एट 7 PM, ठीक है, एट माई रेसिडेंस, जो इनका रेसिडेंस एड्रेस होगा, ठीक है, उन पर इनका कहना है कि कंपनी ऑन माई बर्थडे, पूरी कंपनी को जो है प्लेजर जो है कह रहे हैं। तो आप सभी देखिए ऐसे ही बस यही 2-3 लाइन आप सभी को लिखना है, ठीक है। तो इनका ये भी कहना है कि प्लीज़ कम विथ योर पेरेंट्स ऑन ओकेजन, यानी कि आप अपने पेरेंट्स के साथ मेरे इस फंक्शन में आइए, ठीक है। होपिंग टू मीट यू सून। तो ऐसे ही कुछ पॉइंट करके आप सभी को याद रख लेने हैं और जो आपका लेटर है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद से योर्स सीनियर्सली, और जो भी XYZ AYB कुछ भी लिख सकते हैं, बस अपना नाम नहीं लिखना है, ना ही अपना एड्रेस लिखना है, ठीक है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न थे जो कि फ्रेंड्स आपके इंग्लिश का जो पेपर का जो प्रारूप रहने वाला है यही रहने वाला है, लेवल भी आप सभी को यही रहेगा, ठीक है। जैसे कि हाल ही में जो भी पेपर्स पूछे गए हैं सेकेंड सेमेस्टर या फिर जो भी प्रीवियस ईयर पेपर है, तो इंग्लिश का लेवल यही रहता है, ठीक है। तो आप सभी अच्छे से तैयारी करिए और यहाँ हमारा सेकेंड मॉडल पेपर भी समाप्त होता है। तो फ्रेंड्स एक बार आप सभी वीडियो को लाइक